एक्सक्रीटरी सिस्टम में 12th में जो पढ़ाना था वहाँ पे दो ही सिस्टम था, एक तो रेस्पिरेटरी और एक एक्सक्रीटरी। रेस्पिरेटरी खत्म हो गया और एक्सक्रीटरी भी हो जाए छुट्टी में ही, तो इसके बाद तो फिर रेगुलर आपका बच जाता है वही। यस सर, कर दीजिए रेगुलर। अंदर नहीं, अरे अंदर चलेगा चलेगा, इसका पढ़ा दें, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 12th का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बीच में 2 दिन गैप भी हो गया, तो थोड़ा सा रिवाइज कर दे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ा भी होगा आपने, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोगों में बहुत सारा है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है थोड़ा, फिर उसके अलावा हिप्यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, देन बिलिरुबिन है। These are all excretory. अब बिलिरुबिन पास आउट होता है यूरिन का साथ इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिक। तो these are all excretory substances जो यूरिन में पढ़ाएंगे, यूरिन का कंपोजिशन में बताएंगे। बहुत समझो ये आगे कुछ है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें 1 पेयर किडनी, एक जोड़ा किडनी है, और हर दोनों किडनी से लगा हुआ यूरेटर है। दोनों यूरेटर नीचे आके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास करता है थ्रू यूरेथ्रा। 2 किडनी है, जैसे ये राइट किडनी दोनों बराबर ना होता है, और इधर से मान ले लेफ्ट किडनी, लेफ्ट राइट वाला थोड़ा ऊपर है, ये लेफ्ट किडनी है, राइट लोग। अरे इधर से आउटसाइड, तो दोनों का ये जो डॉर्सल साइड है ये कॉन्वेक्स होता है, और किडनी का जो वेंट्रल साइड है ये कॉन्केव है, और कॉन्केविटी जहाँ सबसे ज्यादा इसको हाइलस कहते हैं, यहीं से लगा हुआ है ये पेल्विस जंक्शन है, ये यूरेटर है, ये राइट साइड के किडनी का, और ये लेफ्ट साइड के किडनी का जो हाइलस से आ रहा है। और दोनों यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ यूरिन थोड़े समय के लिए इकट्ठा होता है, इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का जो पार्ट है इट इज यूरेथ्रा, जिससे यूरिन बाहर जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हिस्सा है। 1 pair kidneys, 1 pair ureter, single urinary bladder and single urethra. Now kidneys को देखें तो kidneys are metanephric kidneys, सबसे डेवलप टाइप का किडनी है। एमनियोटा ह्यूमन में भी metanephric kidneys. These are bean shaped. bean shaped का जैसा लगता है, बाहर से कॉन्वेक्स है और अंदर कॉन्केव है, तो bean shaped. These are dark red in color. इसका कलर होता है एकदम डार्क रेड कलर का होता है किडनी। किडनी का जो साइज है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर थिक। दैट इज द साइज ऑफ किडनी। और अगर एक किडनी का वजन देखें तो एवरेज वेट एडल्ट मेल में 150 ग्राम और एडल्ट फीमेल में लगभग 130-35 ग्राम, यानी फीमेल में किडनी का साइज और वेट थोड़ा कम है कंपैरिजन टू मेल। दोनों किडनी का पोजीशन बताया था ऑन द डॉर्सोलैटरल साइड, कमर के ठीक ऊपर पीठ वाले हिस्से में, यहाँ पे डॉर्सोलैटरल साइड में। And both the kidneys are protected by the 11th and 12th pairs of ribs, जिसको floating ribs कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि kidneys are well protected by the floating ribs, 11th and 12th pairs। अब लेफ्ट किडनी का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर है राइट किडनी से, 1.25 सेंटीमीटर ये ऊंचा है, ऊपर है।
ये इसके कंपैरिजन में ये 1.25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये थोड़ा नीचे है। और उसके साथ साथ राइट किडनी थोड़ा सा चौड़ा है, छोटा है, और ये थोड़ा सा लंबा होता है। एनीवे, अब ये जो राइट किडनी थोड़ा नीचे है, इसका कारण है राइट लोब लीवर का। लीवर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों में राइट लोब जो लीवर का होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 3 पार्ट होता है। राइट में 3 पार्ट है, राइट एंटेरियर, राइट मीडियन और राइट पोस्टीरियर, 3 लोब है। और फिर एक लेफ्ट लोब होता है, टोटल लोब 4 होता है। तो राइट लोब बड़ा है, इसलिए राइट किडनी का पोजीशन थोड़ा नीचे है। एनीवे, अब किडनी का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बहुत सिंपल था। एक बार पढ़ा ही होगा आपने, फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। किडनी का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये मान लीजिए ये किडनी बना दिया, सीधा किडनी, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्कैविटी है, इस पार्ट को हाइलस कहते हैं। इसी पार्ट से यूरेटर बाहर आता है, और यूरेटर के साथ साथ इसी पार्ट से किडनी में, यही हाइलस ही एक रास्ता है जिससे किडनी में कोई भी चीज अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। कोई भी चीज जाएगा या आएगा तो हाइलस के थ्रू, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी से ये ब्लड वेसल अंदर जाता है, आर्टरी, इसको रीनल आर्टरी कहेंगे, ब्लड लेके जा रहा है। और इसी से रीनल वेन बाहर आ रहा है जो ब्लड लेकर आ रहा है, और यहीं से रीनल नर्व है, यानी सब कुछ इसी से आएगा जाएगा। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व, ये रीनल नर्व है। अब किडनी के बाहर ये जो कवर आप देख रहे हैं इसको कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल है विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर या कोलेजन फाइबर। इसके बाहर एडिपोज टिश्यू का लेयर है, एडिपोज यानी जिसमें फैट है। और फिर सबसे बाहर की रीनल फेसिया, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, जैसे ये एब्डोमिन का वॉल है उससे ये अटैच है। तो ये रीनल फेसिया है, अटैच टू द वॉल ऑफ द एब्डोमिन। दूसरा है एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट है जो किडनी को डैमेज होने से बचाता है, शॉक फ्रिक्शन वगैरह से। और किडनी का जो अपना जो लेयर है वो ये वाला, ये रीनल कैप्सूल फाइब्रस। अब किडनी का जो पेरिफेरल पार्ट है यानी मार्जिन वाला हिस्सा, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और दिस पार्ट इज मेडुला। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो कॉर्टेक्स है, ये वाला कॉर्टेक्स, इट हैज बीन इनवैजिनेटेड इनटू द मेडुला एट सेवरल प्लेसेस एंड दीज इनवैजिनेशंस आर कॉल्ड कॉर्टिकल। ये सब कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स अंदर आ गया, ये मेडुला के अंदर आ गया। तो इन कॉर्टिकल इनवैजिनेशंस को कहा था रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है, और इसके कारण मेडुला कई छोटे छोटे लोब्स में बट गया, जिनको मेडुलरी लोब्स कहते हैं। दीज आर मेडुलरी लोब्स, और हर मेडुलरी लोब्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिनको डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रीनल मेडुला है, मेडुलरी पिरामिड जिसको कहते हैं, इसके अंदर ये सब लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है जिसको डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं, और ये सब एक कॉमन एपर्चर से खुलता है जिसको एरिया सेरिब्रोसा कहते हैं। और ये यहाँ पे यूरिन को रिलीज करेगा छोटा सा स्पेस में, जिसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। कई माइनर कैलिक्स मिलेगा तो मेजर कैलिक्स बनेगा, और सारे मेजर कैलिक्स मिल जाएंगे तो बनेगा पेल्विस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। दिस इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अंदर आ जाता है मेडुला में कई जगह पे। इन इनवैजिनेशंस को कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो मेडुला है ये छोटे छोटे लोब में बट गया जिनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। हर मेडुलरी पिरामिड में लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिनको डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। ये नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करता है। दे कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स
और फिर इसको रिलीज करता है छोटे से स्पेस में, विच इज माइनर कैलिक्स थ्रू दिस एपर्चर कॉल्ड एरिया सेरिब्रोसा। माइनर कैलिसेस मिलते हैं तो बनता है मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से यूरिन पास होता है पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, और फिर आगे पढ़ेंगे कि इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब किडनी का के अंदर नेफ्रॉन्स हैं। यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन्स को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन्स आर आल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन की संख्या हम लोगों के एक किडनी में 10 लाख से 12 लाख है। 10 lakhs to 12 lakhs नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल किडनी। और एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है बॉमेंस कैप्सूल, ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है, सीधा बाहर वाला आउटर वॉल। उसके बाद ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मुड़ा हुआ है, कॉन्वोल्यूटेड। इसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सब तो बना के, और फिर ये असेंडिंग लिम्ब, और फिर ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ भी देखिए ये असेंडिंग लिम्ब और ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, इसमें यूरिन कलेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बॉमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब इस बॉमेंस कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है, ये इसके अंदर इंटर करके डिवाइड करता है लगभग 50 कैपिलरी में, छोटे छोटे डिविजन्स में, जिनको कैपिलरी कहते हैं। 50 कैपिलरी बनता है, और इसके समूह को कहते हैं ग्लोमेरुलस। Glomerulus contains about 50 glomerular capillaries formed due to the divisions in the afferent renal arteriole। ये सीबीएसई मेडिकल में आया था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी का निर्माण कौन करता है, तो आंसर था डिविजन्स इन afferent renal arteriole। और यहाँ देखिए efferent renal arteriole थोड़ा नैरो है, पतला है, तो उसके कारण यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। और हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन फीडबैक भी देखे थे, जो अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेल्स हैं, इनर वॉल में जो सेल्स हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम, और सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट्स, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और इसमें पोर्स होता है, फेनेस्ट्रा, वो धंसा होता है कैपिलरी के वॉल में। तो ब्लड से जब कोई भी चीज आएगा तो इसी फेनेस्ट्रा से चला जाएगा, इस सेल से होता हुआ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। तो ये बॉमेंस कैप्सूल का इनर वॉल मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम containing the cells called podocytes which help in glomerular filtration। अब यहाँ पे जो पीसीटी है, इसका सेल्स होता है लॉन्ग क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम काफी ज्यादा माइक्रोवेलाई है और थोड़ा लंबा है, लेकिन क्यूबॉइडल सेल है, बिकॉज न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड सेंट्रिक। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत सारे चीज को एब्जॉर्ब करता है, जो आगे हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का या असेंडिंग लिम्ब, बोथ आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिससे होकर कोई भी चीज पास करता है, अंदर आता है या बाहर जाता है। जब बाहर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कहेंगे, जब अंदर आएगा तो सिक्रीशन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो डीसीटी है, यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये खास तरह का एपिथेलियम है। यहाँ पे एडीएच के प्रभाव में, एंटी डायरेटिक हार्मोन के प्रभाव में, एडीएच के प्रभाव में एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, सॉरी वाटर का, और एल्डोस्टेरोन के प्रभाव में एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। और यहाँ से जब यूरिन बाहर आता है, जब यहाँ से फिल्ट्रेट बाहर आता है, तो इट इज कॉल्ड यूरिन, जो फिजियोलॉजी में बात करेंगे। तो आपने देख लिया
कि बाउमेंस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लोमेरुलस है, और बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर कहलाता है माल्पिगियन बॉडी। दोनों को मिला के माल्पिगियन बॉडी कहते हैं। Inner wall of the Bowman's capsule is made up of simple squamous epithelium having podocytes which help in glomerular filtration. PCT का lining है long cuboidal brush border epithelium which helps in absorption. यहाँ पे descending और ascending limb में loop of ये जो loop of Henle का उसमें simple squamous epithelium है जो exchange of material में काम करेगा, और DCT में जो epithelium है glandular epithelium जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एक नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है बाउमेंस कैप्सूल में, और सबसे पतला हिस्सा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नैरोअर पार्ट is descending limb of loop of Henle, wider part is Bowman's capsule. तो हम लोगों के एक किडनी में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन, और एक नेफ्रॉन का जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन बोथ द किडनीज विल बिकम अबाउट 60 to 70 किलोमीटर्स। यानी एक के बाद एक नेफ्रॉन को बिछा दे तो 60 से 70 किलोमीटर लंबाई है। और कितना लेंथ इन्वॉल्व होता है हम लोगों में यूरिन के फॉर्मेशन में। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि नेफ्रॉन का 2 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस। जैसे ये मान लीजिए कि किडनी है, ये किडनी है, कैप्सूल है, और ये इसका कॉर्टेक्स है, तो ये पार्ट हो गया मेडुला। तो यहाँ पे 2 तरह के नेफ्रॉन हैं। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका बाउमेंस कैप्सूल यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर की ओर कॉर्टेक्स में, ये PCT है, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, फिर ये असेंडिंग लिम्ब है, और फिर ये DCT है, और फिर यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये एक नेफ्रॉन, इसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिकॉज ज्यादा फंक्शन होता है। मेजर पार्ट ऑफ this nephron, Bowman's capsule, PCT, DCT, and major part of loop of Henle are present in the cortex. Only a small part of loop of Henle is present in medulla. इसलिए cortical nephron। और दूसरा है juxtamedullary nephron। ये इसका Bowman's capsule है, ये इसका PCT है, this is the PCT, ये loop of Henle है descending, और ये ascending है, this is the ascending, और फिर यहाँ पे DCT है, और DCT फिर ओपन करता है into the collecting duct। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो Bowman's capsule, PCT and DCT are present in the cortex, whereas loop of Henle is longer and is completely present within the medulla। लूप ऑफ हेनले लंबा है और पूरी तरह से मेडुला में है, तो इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा टर्म आता है जंक्शन के लिए। यह कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की संख्या है 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अबाउट 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। फिर भी ध्यान रखना है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन which have the longer loop of Henle present in the deeper part of medulla are more important in osmoregulation and urine formation than the cortical nephron। हालांकि संख्या कम है, इसका संख्या 15% है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% है, फिर भी 15% होने के बावजूद भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन में, इसलिए कि लूप ऑफ हेनले लंबा है और ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला में गहराई में है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेडुला में जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ता है और यूरिन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। कैसे वो फिजियोलॉजी में बात करेंगे। तो ये 2 तरह के नेफ्रॉन्स हो गए। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जिसको JGA कहते हैं।
पिछले क्लास में बताया भी था JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये देखिए बॉमेंस कैप्सूल है, दिस इज द बॉमेंस कैप्सूल, ये बॉमेंस कैप्सूल है। ये हो गया PCT, दिस इज द PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। और ये हो गया DCT, दिस इज द DCT। ये फिल्ट्रेट आएगा और यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा DCT से। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखिए, ये है एफरेंट रीनल आर्टेरियोल, दिस इज द एफरेंट रीनल आर्टेरियोल जो ब्लड ले जा रहा है। ये डिवाइड कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, और फिर ये इफरेंट रीनल आर्टेरियोल है जिससे ब्लड बाहर आ रहा है, ये इफरेंट रीनल आर्टेरियोल, ये एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। ये पूरा आप देखिए, ध्यान देना है कि ये जो एफरेंट रीनल आर्टेरियोल है, दिस वन एफरेंट रीनल आर्टेरियोल, इसके वॉल में कुछ सेल्स हैं। These are the cells present in the wall of afferent renal arteriole, और इन्हीं सेल्स का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इन्हीं सेल्स को कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पे है, तो these are present in the wall of the afferent renal arteriole। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये जो DCT है, यहाँ भी कुछ सेल्स हैं जिनको कहा जाता है मैकुला डेंसा, ये जाता मैकुला डेंसा, आपके असाइनमेंट में है, पीछे बताया भी था। और यही पूरा का पूरा एरिया जो डॉटेड लाइन से ऐसे घेर दिया है, इसी को कहते हैं JGA, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, यही JGA। और JGA का इम्पोर्टेंट रोल है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर को बढ़ाए रखने का, क्योंकि ग्लोमेरुलर के अंदर, कैपिलरी के अंदर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, फिल्टरेशन उतना बेटर होगा, अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। देखिए, whenever the blood pressure decreases within this renal arteriole, जैसे ही afferent renal arteriole के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर घटेगा, the juxtaglomerular cells will become active। juxtaglomerular cell एक्टिव हो जाएगा कब? जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर प्रेशर कम होगा। अब ये जब एक्टिव होगा तो ये एक्ट करेगा लीवर पे, इट विल एक्ट अपॉन, जब ये एक्टिव होगा तो एक फैक्टर रिलीज करेगा रेनिन, RENIN। तो रेनिन इज द फैक्टर रिलीज फ्रॉम juxtaglomerular cells present in the wall of the afferent renal arteriole whenever the blood pressure decreases within the glomerular capillary। रेनिन एक्ट्स अपॉन द लीवर, लीवर से रिलीज हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजेन 1, इसको एक्टिवेट कर देगा एक एंजाइम कन्वर्टेज जो लंग से आ रहा है, ये बन जाएगा एंजियोटेंसिनोजेन 2, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इसको सिकोड़ देगा, प्रेशर बढ़ गया, रेनिन का सिक्रेशन रुक जाएगा। गलती से तो ये बढ़ गया और रेनिन का सिक्रेशन रुक गया। दूसरा है कि ये जो एंजियोटेंसिनोजेन 2 है, इट एक्ट्स अपॉन, ये काम करेगा किस पर? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा जोना ग्लोमेरुलोसा से। एल्डोस्टेरोन सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा DCT से, नतीजा होगा सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो सुप्रा ऑप्टिक और पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस में है वो रिलीज करता है ADH, और ADH भी वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा DCT पे, तो वाटर प्लाज्मा में जाएगा, फिर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो या तो ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, प्लाज्मा वॉल्यूम, वो काम करेगा एल्डोस्टेरोन की मदद से और ADH की मदद से, या तो डायरेक्टली कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल को, वो डायरेक्ट अपनी करेगा। दोनों कंडीशन में प्रेशर बढ़ जाएगा और फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन होगा। तो JGA का यही काम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो मेंटेन करना बाय इंक्रीजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। अब लाओ हमको दे, ये तो हो गया। अब हम लोग
डिस्कस करेंगे थोड़ा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये हम कुछ भी कर चीफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज बाय ऑल द बॉडी सेल्स इज अमोनिया। हम लोगों के सभी बॉडी सेल से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो है अमोनिया। बट अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया काफी टॉक्सिक है, जहरीला, पॉइजनस है। तो अगर अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो पर्सन में नॉट सर्वाइव, पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा। तो अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में बदलने का काम होता है लीवर का। हम लोगों का लीवर जो मास्टर लेबोरेटरी है वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं, जो अभी डिस्कस करेंगे। इसको स्टडी किया था क्रेब और हेंसलिट ने। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेब हेंसलिट साइकिल। क्रेब हेंसलिट साइकिल भी कहते हैं। और एक तो अमोनिया हो गया, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया, तो दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया यूरिया। यूरिया के साथ साथ हिप्यूरिक एसिड, ये मैमल में ही रिलीज होता है। मैमल में एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है हिप्यूरिक एसिड, विच इज प्रेजेंट इन आवर यूरिन। तो हिप्यूरिक एसिड भी होगा। फिर बिलीरुबिन जो बनता है टूटने से हीमोग्लोबिन का, उसका भी एक फॉर्म है यूरोबिलिन, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड, इन यूरिन, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसके अलावा क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, these are also metabolic waste present in our urine। ये सबको बॉडी से फिल्टर करने का काम किडनी का है। अब कुछ और भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शायद असाइनमेंट में नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा असाइनमेंट में नहीं होगा। एक है ट्राइमेथाइल, ट्राइमेथाइल, ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, नाइट्रोजनस प्रोटीन कुछ है वो, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टीएमओ। वो एनपीएन भी होगा, ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, टीएमओ। इट इज द एक्सक्लूसिव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फिशेस। ये टीएमओ, ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है मछली का, फिश का। और मछली का एक जो स्पेसिफिक गंध आता है, स्मेल आता है, फिशी स्मेल। कहीं भी मछली होगा तो महक से आप जान जाइएगा ये मछली है या मछली बन रहा है। तो दैट फिशी स्मेल इज ड्यू टू टीएमओ। वो टीएमओ के कारण अब जितना पुराना होगा मछली तो उतना उसका गंध बढ़ेगा, टीएमओ का कंसंट्रेशन वो ब्रेक करेगा। तो टीएमओ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन फिशेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिश स्मेल। उसी तरह बर्ड में, चिड़िया में भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, खास है ऑर्निथ्योरिक एसिड। यह टीएमओ फिश में है, और दूसरा ऑर्निथ्योरिक एसिड, ऑर्निथ्योरिक एसिड, नाम से भी कुछ कुछ मालूम हो जाएगा। ऑर्निथोटर्मा का बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथ्योरिक एसिड इज फाउंड ओनली इन द यूरिन और एक्सक्रीटा ऑफ बर्ड। ये फिश में, ये बर्ड में। मैमल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें अभी बताया अमोनिया। यूरिन में सब चीज है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यूरिया है। हाँ, यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, बट ऑल अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, स्मॉल अमाउंट यूरिक एसिड है, देन हिप्यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है। एलेंटोइन इट इज आल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन। एलेंटोइन है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, बिलिरुबिन का फॉर्म है, यूरोबिलिन है। 9 तो अभी आपको जोड़ा दिया। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, देन एलेंटोइन, देन हिप्यूरिक एसिड, 5वां हिप्यूरिक एसिड, देन 6ठा क्रिएटिन,
सातवां क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन भी है। एंड देन इसी तरह आठवां हम लोग कहते हैं तो बिलिरुबिन और या यूरोबिलिन, ऑल आर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये सब है यूरिन में। कंसंट्रेशन अमाउंट अलग अलग हो सकता है, अमाउंट सबसे ज्यादा यूरिया का होता है। तो अब हम लोग ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि यूरिया का निर्माण होता कैसे।